हेलो एंड वेलकम टू ऑल न्यू सेशन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और आज का सेशन किसके बारे में है? कंसेंट। कंसेंट क्या है? जब आप एक चीज को हाँ बोल देते हो, चीज को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? आपने अपना कंसेंट दे दिया है। कंसेंट किस वर्ड से बना है? यह वर्ड है कंसेंसस। कंसेंसस, जब दो पार्टीज में कंसेंसस बन जाता है। कंसेंसस क्या चीज है? जब दो पार्टीज में बन जाता है कंसेंसस एड आइडम। कंसेंसस एड आइडम। कंसेंट यानी कि फ्री कंसेंट का जो चैप्टर है उसका बेस क्या है? देखिए, हम डिस्कस कर रहे हैं कब एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा। वो तब होगा जब वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ होगा। और सेक्शन 10 कहता है कंसेंट शुड बी फ्री, देयर शुड बी प्लूरैलिटी ऑफ पार्टीज, पार्टीज शुड बी कैपेबल, देयर शुड बी अ वैलिड एग्रीमेंट एंड आल्सो देयर शुड बी कंसेंट एंड दैट शुड बी फ्री। तो कंसेंट होना चाहिए और वो फ्री होना चाहिए। फ्री कंसेंट, कंसेंट होना चाहिए और वो भी फ्री होना चाहिए। अब कंसेंसस एड आइडम क्या है? इससे डील करता है सेक्शन 13 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कंसेंट से डील करता है 13, फ्री कंसेंट से डील करता है सेक्शन 14। 13 बात करता है कंसेंट की और 14 बात करता है फ्री कंसेंट। कंसेंट शुड बी फ्री। और कब कंसेंट फ्री माना जाएगा? लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आते हैं सेक्शन 13 पर। टेक आउट योर बेयर एक्ट और इसको डिस्कस करते हैं कि सेक्शन 13 कहता क्या है। सेक्शन 13 में पढ़ के सुना रहा हूं। टू और मोर पर्सन्स आर सेड टू कंसेंट, दो या दो से ज्यादा लोगों दैट दे कंसेंट, ये कब कहा जाएगा? Two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense. This is consensus ad idem. अपने बेरेट पर आप लिख भी सकते हैं ad idem on the same item in the same sense. If you agree, it means you have obtained consensus ad idem. You have consented. एक ही गाड़ी के खरीद बेच की बात हो रही है। मैं अपनी गाड़ी बेचूंगा सपना को, ठीक है। कौन से वाली गाड़ी? गाड़ियां तो बहुत है मेरे पास, ठीक है। और ये खरीद बेच की ही बात हो रही है, मैं किराए पे नहीं दे रहा हूं, लीज पे नहीं दे रहा हूं। तो इन द सेम सेंस यानी खरीद बेच की ही बात हो रही है, किसी और पर्पस के लिए दे रहा हूं, लीज के लिए नहीं दे रहा हूं, मॉर्गेज के लिए नहीं दे रहा हूं। ये है इन द सेम सेंस। और वही वाली गाड़ी, गाड़ी नंबर ये डैश डैश डैश, ये रंग की गाड़ी, ये मॉडल की गाड़ी। ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, तो हम उसे क्या कहेंगे? द पार्टीज हैव कंसेंटेड, द पार्टीज हैव गॉट कंसेंसस एड आइडम। और अगर कंसेंसस नहीं है, दोनों पार्टीज के विचार एक चीज पर एक ही रूप में अगर मैच नहीं होते हैं, तो इसका मतलब एग्रीमेंट ही नहीं हुआ। जैसे कि वॉइड एग्रीमेंट होते हैं जहां पर कंसेंट ही ऑब्टेन नहीं हुआ। जैसे कि इफ द कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय मिस्टेक, अगर कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय मिस्टेक होता है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होता, वॉइड होता है। बिकॉज बोथ पार्टीज हैव नॉट एग्रीड ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। जबकि बाकी जितने भी फैक्टर्स विशिएटिंग कंसेंट है, सेक्शन 15, 16, 17, 18, कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसप्रेजेंटेशन, ये सब एक कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बनाते हैं। पर मिस्टेक भी फैक्टर विशिएटिंग कंसेंट है, मिस्टेक भी फैक्टर विशिएटिंग कंसेंट है, पर वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बनाता है, ना कि वॉइडेबल। क्यों? सेक्शन 13 की वजह से। क्योंकि कॉन्सेंसस एड आइडम ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, दोनों पार्टीज ने कभी एग्री किया ही नहीं। अब प्रिजम्पशन, अब हम बात करेंगे प्रिजम्पशन की कि प्रिजम्पशन क्या है। कंसेंट इज फ्री और कंसेंट इज नॉट फ्री।
क्या ये प्रूव करना जरूरी होगा कि कंसेंट जो है वो फ्री था, या ये प्रूव करना पड़े कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसप्रेजेंटेशन या किसी भी फैक्टर विजन कंसेंट से नहीं आया? इफ नॉट चैलेंज then the consent is presumed to be free or not free? आंसर इज फ्री। कहां लिखा है? यह है सेक्शन 14 में। 14 कहता है कंसेंट इज सेट टू बी फ्री। कंसेंट फ्री ही होता है। कंसेंट इज सेट टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। अगर ये 5 बातें हैं, इन 5 चीजों से इफेक्ट नहीं हुआ है कंसेंट, तो कंसेंट फ्री माना जाएगा। क्लियर? और ये 5 चीजें कौन कौन सी हैं? क्वेश्चन सेक्शन 15, देन अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16, फ्रॉड सेक्शन 17, मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 और आखिरी में आता है मिस्टेक, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 20, 21, 22। तो आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं फ्री कंसेंट, ये डील करेगा सेक्शन 13 से लेकर 22 तक, जिसमें 5 फैक्टर्स विशेटिंग कंसेंट हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, बारी बारी एक एक करते चलेंगे। अब कंसेंट इज सेक्शन 14 की लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं मैं। कंसेंट इज सेट टू बी सो कॉज्ड when it would not have been given but for the existence of such coercion, undue influence, fraud, misrepresentation or mistake। इसका क्या मतलब है? Consent is said to be so caused when it would not have been given but for। इसका क्या मतलब है? Consent is not free। ये कब माना जाएगा कि कंसेंट फ्री नहीं है? जब शायद पार्टी कंसेंट देती ही ना, पर क्योंकि कोएर्शन था, पर क्योंकि अनड्यू इन्फ्लुएंस था, पर क्योंकि फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन थी या मिस्टेक थी, जिसकी वजह से हाँ कर दिया, नहीं तो कभी हाँ ना करते। अगर यह प्रूव हो जाए कि पार्टी बिल्कुल भी हाँ ना करती, वो तो इसलिए हाँ कर दिया क्योंकि वहां कोएर्शन था, अनड्यू इन्फ्लुएंस था, फ्रॉड था, मिसरिप्रेजेंटेशन था या मिस्टेक था, तो कंसेंट माना जाएगा नॉट फ्री और कॉन्ट्रैक्ट या तो वॉइड हो जाएगा या वॉइडेबल। 5वां क्लॉज मिस्टेक की वजह से है तो वॉइड, ऊपर वाला कोई भी क्लॉज हो 15 से लेकर 18 तक तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइडेबल। और सेक्शन 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से जो वॉइड होगा वो 19A में दिया है, और 15, 17, 18 के लिए 15, 17, 18 कोएर्शन, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से अगर एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, दैट इज ड्यू टू सेक्शन 19 से। और 20, 21, 22 किससे डील करते हैं? मिस्टेक से। करें आगे स्टार्ट। चलो, नाउ कमिंग टू द फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज कोएर्शन। अब कोएर्शन क्या चीज होती है? और हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो बेस है वो इंग्लिश लॉ है। तो इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ में वो कौन से प्रोविजंस थे जिससे प्रेरणा लेकर हमने सेक्शन 15 बनाया? वो प्रोविजन है ड्यूरेस। इंग्लिश लॉ में इंग्लिश काउंटरपार्ट ऑफ कोएर्शन इज ड्यूरेस। और ड्यूरेस को जब इंडियन लॉ में ट्रांसप्लांट किया गया तो इसको नाम दिया गया कोएर्शन। और इस तरह से कुछ एस्पेक्ट्स में इसको नैरो कर दिया गया और कुछ एस्पेक्ट्स में इसको वाइडर कर दिया गया। मद्रास हाई कोर्ट की एक जजमेंट में बेंच ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द इंग्लिश कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूरेस एंड इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ कोएर्शन। कोएर्शन चीज क्या है, हम इसको डिस्कस करेंगे। इसका एक कोड वर्ड मैंने बनाया है IDPO। कोड वर्ड क्या है? IDPO लिखते हैं कोएर्शन। ये डायग्राम मैं यहां से शुरू करूंगा। क्वेश्चन में 2 चीजें स्टडी करनी है। पहला इंग्रेडिएंट्स, 4 इंग्रेडिएंट्स
सेकंड, ड्यूरस वर्सेस कोएर्शन। क्या फर्क है ड्यूरस और कोएर्शन में? और 4 इंग्रेडिएंट्स का कोड है IDPO, IDPO, IPC ऑफेंस, या फिर लिखना चाहिए ऑफेंस अंडर IPC। डी, डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी। वैसे तो यहां पर पर्सन लिखना गलत नहीं होगा, पर होगा भी, अभी डिस्कस करेंगे। डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी और पर्सन लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। ऐसे देखो तो यहां पर पर्सन लिखना सही है, ऐसे देखो तो गलत है। कैसे गलत है कैसे सही, अभी बताता हूं। और ID के बाद आता है P। व्हाट इज P? ठीक है, थर्ड पार्टी। P कि ऑफेंस ना सिर्फ उस इंसान के साथ हो सकता है, किसी थर्ड पार्टी के साथ भी। थ्रेट ऑफ ऑफेंस और डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी शुड बी गिवन टू द अदर पार्टी और इवन स्ट्रेंजर्स, दैट इज थर्ड पार्टी। यहां लिखते थर्ड पार्टी। और फिर है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि इंटेंशन। ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रेट इज टू ऑब्टेन द कंसेंट। ऑब्जेक्ट, अब एक को समझाता हूं मैं। क्लियर? सबसे पहला मैं सोच रहा हूं डायग्राम कंप्लीट करता हूं फिर समझाता हूं, ठीक है? अब आ जाओ दी पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन ड्यूरस एंड कोएर्शन, और फिर एक साथ मैं पूरा इस टॉपिक को समझाता जाऊंगा। ये सिर्फ एक सिनॉप्टिक डायग्राम बना रहा हूं याद करने के लिए। 5 पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जो कि एक्सप्लेन किए गए थे करुपई अम्मल वर्सेस करुपिया पिल्ले। ठीक है जी, जजमेंट नाम लिख देता हूं, ठीक है? दैट इज करुपई, KARUPPAYEE अम्मल AMMAL वर्सेस करुपिया KARUPPIAH पिले PILLAI 1987 मद्रास। 1987 मद्रास, ये जजमेंट का नाम है जिसमें इंडियन कोर्ट्स ने एक्सप्लेन किया था द डिफरेंस बिटवीन ड्यूरस एंड कोएर्शन। सबसे पहला रेस्ट्रिक्टेड टू IPC। अभी एक्सप्लेन करूंगा इसको। रेस्ट्रिक्टेड टू IPC, directed to third party, threat directed to third party, ठीक है? थ्रेट अगेंस्ट प्रॉपर्टी, थ्रेट अगेंस्ट प्रॉपर्टी, थ्रेट बाय, अगला पॉइंट है थ्रेट बाय थर्ड पार्टी, और लास्ट इमिनेंट डेंजर। इमिनेंट डेंजर 5 पॉइंट हो गए। इन 5 बेसिक पॉइंट्स पर डिफरेंशिएट किया गया था ड्यूरस और कोएर्शन को। अब मैं एक एक पॉइंट को समझाता जाऊंगा। सबसे पहले पकड़ते हैं आई। समझने के लिए इसके 4 इंग्रेडिएंट्स को जरूरी है कि हम एक बार बेयर एक्ट को देख लें, क्योंकि बेयर एक्ट में से ही 4 इंग्रेडिएंट्स निकाले गए हैं। क्लियर? और ये इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं समझते हैं। सेक्शन 15 को, जो कि डील करता है कोएर्शन से। कोएर्शन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, या तो ऑफेंस करना या ऑफेंस करने की धमकी देना। थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड,
यानी दिस ऑफेंस इज रेस्ट्रिक्टेड टू एन ऑफेंस अंडर इंडियन पिनल कोड, कि मैं आईपीसी का ये वाला ऑफेंस तुम्हारे खिलाफ कर दूंगा अगर तुमने मुझे हाँ नहीं बोला। वो कुछ भी हो सकता है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचा दूंगा, तेरा सर फोड़ दूंगा, तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हारी गाड़ी को आग लगा दूंगा, समझ में आया, तुम्हें बदनाम कर दूंगा, डिफेमेशन कर दूंगा। इस प्रकार का कोई भी धमकी देना या फिर धमकी ना देके सीधा ऑफेंस ही कर देना। क्लियर? Forbidden by IPC or the unlawful detaining or threatening to detain any property। अब आ गया अगला डिटेंशन, ये वर्ड लिखा है डिटेंशन, LNT है यहां। डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी अपने कब्जे में कर लेना और वो वापस ना करना और कहना पहले आप मेरे साथ ये वाला एग्रीमेंट करो, उसके बाद ही जब आप हाँ कर दोगे तभी मैं आपको आपकी प्रॉपर्टी वापस करूंगा। तो ये भी क्या माना जाएगा? कोएर्शन माना जाएगा। ठीक है जी। अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन, जिससे दूसरी पार्टी को नुकसान हो रहा हो, टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन whatever with the object, अब ऑब्जेक्ट आ गया लास्ट पॉइंट, with the intention of causing any person to enter into an agreement। और ये जो डराया धमकाया जा रहा है, ऑफेंस करने की धमकी दी जा रही है या किया जा रहा है, ठीक है, या फिर उसकी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में इसलिए रखी जा रही है ताकि वो हाँ बोल दे। ऑब्जेक्ट ऑफ दिस और दिस, आई और डी, आई या डी का धमकी या वो एक्ट गलत करना, इलीगल करना या क्राइम करना इसलिए हो रहा है ताकि वो उसे हाँ बुलवा लिया जाए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्लियर? तो उसको हम कोएर्शन कहेंगे। और इस तरह से दबाव में आकर अगर आपने हाँ बोल भी दिया, एग्रीमेंट हो भी गया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको बाद में यू कैन रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट और आप उसको वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं कोर्ट से। पर अगर वॉइड डिक्लेयर करवा देते हैं तो आपको जो बयाना ले रखा है, जो एडवांस में ले रखी है, वो वापस करनी होती है। कहाँ लिखा है? सेक्शन 64 और 65। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष में भी ये बात उठी थी। सेक्शन 64 या सेक्शन 65, कौन सा सेक्शन ये बात है? 64 ये बात करता है। 65 बात करता है डिस्कवर्ड टू बी वॉइड। ठीक है, 64 बात करता है एग्रीमेंट विच इज वॉइडेबल इफ रिसाइंडेड, द पार्टी ऑन द ऑप्शन ऑफ विच इट इज रिसाइंडेड शैल गिव बैक व्हाट ही हैज रिसीव्ड। क्लियर? बेनिफिट्स जो भी हैं। अब एक यूनिट रह गया थर्ड पार्टी, जो कि डायरेक्टली यहां तक नहीं दिया हुआ। क्लियर? इसके आगे पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन। इट इज इमटेरियल वेदर द आईपीसी इज और इज नॉट इन फोर्स इन द प्लेस वेयर द कोएर्शन इज एम्प्लॉयड। जहां पर धमकी दी जा रही है, जिस जगह पर धमकी दी जा रही है, वहां पर आईपीसी अगर एप्लीकेबल नहीं भी है, जब ये लॉ बना उसके बाद भी, अभी कुछ समय पहले तक भी जम्मू कश्मीर पर भी आईपीसी एप्लीकेबल नहीं था, वहाँ पर रणबीर पिनल कोड था। तो वहाँ पर अगर आईपीसी का कोई ऑफेंस करने की धमकी देकर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तब भी वो क्या होगा? क्या माना जाएगा उसको? कोएर्शन की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। हाई सीज में अगर धमकी दी गई है, हाई सीज पर कोई भी लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, तब भी क्या माना जाएगा? अगर दो इंडियंस घूमने के लिए अमेरिका गए हुए हैं, अमेरिका पर में आईपीसी तो नहीं लगता, तो वहां पर एक ने दूसरे को आईपीसी का कोई ऑफेंस करने की धमकी दी है और जिसकी वजह से उसने वो कॉन्ट्रैक्ट किया है, तब भी क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। क्लियर? अब इसकी कुछ इलस्ट्रेशंस है। ए ऑन बोर्ड एंड इंग्लिश शिप, ये वही आ गया, वहां पर आईपीसी एप्लीकेबल नहीं है मगर फिर भी कॉन्ट्रैक्ट voidable होगा। A on board an English ship on the high seas causes B to enter into an agreement by an act amounting to criminal intimidation under the IPC. A afterwards sues B for breach of contract at Calcutta. A has employed coercion, although this act is not an offence by the law of England, and although section 506 of IPC was not in force at the time when or place where the act was done. Is my point clear? तो ये एक्सप्लेनेशन को समझाया हुआ है कि उस जगह पर आईपीसी अगर एप्लीकेबल नहीं भी है, तब भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। अब मैंने क्यों कहा था कि यहां पर दो बातें बताने वाली रहेगी, एक तो पर्सन लिखना सही कैसे गलत कैसे, और दूसरा थर्ड पार्टी। अगर आप कहते हो कि मैं तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड अमर को जान से मार दूंगा
अगर तुमने हाँ नहीं बोला, अगर अपना हीरो का हार मुझे मात्र 10 रुपये बेचने के लिए तुमने हाँ नहीं बोला, एग्रीमेंट साइन नहीं किया, तो मैं तुम्हारे दोस्त अमर को जान से मार दूंगा। अब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ए और बी में, धमकी दी जा रही है अमर को थर्ड पार्टी को मारने की। क्या ये कोएर्शन है? हाँ है। तुम्हारे दोनों बच्चों को मार दूंगा अगर तुमने हाँ नहीं बोला। यस, उस आदमी ने अपने बच्चों की जान बचाने के लिए, अपनी वाइफ की, अपने माँ बाप की, अपने पड़ोसी की, अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए अगर हाँ बोल दिया तब भी माना जाएगा द कंसेंट वॉज ऑब्टेन्ड बाय कोएर्शन, देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। तो थर्ड पार्टी को नुकसान पहुंचाने, एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी टू बी डन अगेंस्ट थर्ड पार्टी आल्सो अमाउंट्स टू कोएर्शन। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी आईपीसी वाले ऑफेंसेस की। जुडिशरी जो है वो हमेशा इंटेंशन बिहाइंड द लेजिस्लेचर को देखती है। एक केस हुआ जिसमें कुछ भाई थे, एक भाई की मौत हो गई। जब मौत हो गई तो उस समय तक उसका अपना कोई बच्चा नहीं था। अब वो प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी? ऑफ कोर्स उसकी वाइफ के पास चली जाएगी, और वो वाइफ चली जाएगी अपने मायके, ठीक है, और कई खेत अपने साथ ले जाएगी। ऐसा ना हो, इसके लिए बाकी भाइयों ने दबाव बनाया कि मौत के बाद उस लेडी पर दबाव बनाया, उस लेडी पर दबाव बनाया कि तुम बड़े भाई के बेटे को एडॉप्ट कर लो अभी और इसी वक्त। उसके बाद ही जब तुम एडॉप्शन कर लोगे और एडॉप्शन डीड को हम रजिस्टर करवा लें, रजिस्टर्ड एडॉप्शन डीड, उसके बाद ही इस लाश का अंतिम संस्कार होगा। कितनी टफ सिचुएशन है। एक न्यूली मैरिड लड़की जो विधवा हो गई है और उसके पति की डेड बॉडी वेरांडा में पड़ी है और उसका अंतिम संस्कार नहीं हो रहा है। पहले कंडीशन लगा दी गई, यू फर्स्ट अडॉप्ट द सन ऑफ द eldest brother, only then there will be the last ceremonies, performing the last ceremonies। वो रो रही है, परेशान है, मेंटल ट्रॉमा में है, ऐसे में उसने हाँ बोल दिया, करवा लो, जहाँ मुझे साइन करवाने हैं करवा लो। उसी समय एक आदमी गया, कचहरी से कागज़ लेके आया, साइन करवाए, एडॉप्शन डीड बनी और जाके तहसीलदार के सामने पेश होकर मजिस्ट्रेट के आगे साइन करके वो रजिस्टर्ड एडॉप्शन डीड बन गई। उसके बाद लास्ट सेरेमनीज परफॉर्म हुई, अंतिम संस्कार हुआ। कुछ समय तक वो परेशान रही, मगर बाद में जब उसको अपने अधिकारों का पता चला तब उसने कहा मैं इस एडॉप्शन डीड को नहीं मानती। बात पहुंच गई कोर्ट में। एक एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट ऑफ टेकिंग दैट बॉय इनटू एडॉप्शन, इज दैट वैलिड और वॉइड और वॉइडेबल? वो लड़की कहती है, ठीक है, इस केस का नाम, यही केस आपको हिंदू लॉ में भी पढ़ने को मिलता है, ठीक है, और इस लैंडमार्क जजमेंट ऑफ हिंदू लॉ के ऊपर कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस भी आए हैं। और इस रंगनायकम्मा वर्सेस अलवर सती केस, RANG रंगा नायक अम्मा वर्सेस अलवर सती वर्सेस अलवर सती। अब इस लड़की ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 15 का सहारा लिया और कहा कोएर्शन से मुझसे साइन करवाए गए थे, कोएर्शन से, ठीक है, इसलिए मैं इस एडॉप्शन डीड को नहीं मानती, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, I hereby resigned the contract। Consent is not free, it was caused by coercion। ये वो लड़की कह रही है। आगे से पूछा गया कौन सा ऑफेंस, आईपीसी का कौन सा ऑफेंस करने की धमकी दी गई। अब क्या जवाब है? एक लाश को उठाकर ना लेकर जाना कोई ऑफेंस ही नहीं है, तो किस ऑफेंस को करने की धमकी दी गई जिसकी वजह से वो लेडी कह रही है ये कोएर्शन है? जुडिशरी समझ रही थी टेक्निकली ये लेडी गलत है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली लेडी सही है।
न्याय होना चाहिए। तो जुडिशरी ने इंटेंशन बिहाइंड द लेजिस्लेचर को समझा और इनडायरेक्टली उसको न्याय दिलवा दिया। कैसे दिलवा दिया? उन्होंने कहा दिस इज इंसल्टिंग अ डेड बॉडी एंड इंसल्ट टू अ डेड बॉडी इज एन ऑफेंस इन आईपीसी, और ये वाला ऑफेंस करने की धमकी दी गई जिससे ये एग्रीमेंट हुआ है। समझ में आया? मैंने इसको नोट्स में भी दिया हुआ है, ठीक है। और कहा गया कि क्योंकि ऑफेंस कोएर्शन से हुआ है, क्योंकि ये एग्रीमेंट, ये कंसेंट ऑब्टेन जो हुआ ये कोएर्शन से हुआ, एग्रीमेंट इज वॉइडेबल। कोर्ट चाहती तो उसको फ्रेश एक और सूट डालने को बोल सकती थी, ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंतर्गत, कि अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज की गई थी, लेकिन सीपीसी के प्रोविजंस ये करने से अलाउ नहीं कर रहे थे। इस कारण से इस तरह से जुडिशरी ने न्याय किया। क्लियर? और आगे चलते हैं। अगर एक इंसान धमकी देता है, अगर एक इंसान धमकी देता है साइन करो नहीं तो मैं अपने आप को जला के खत्म कर दूंगा, आई विल कमिट सुसाइड, और जो धमकी दे रहा है उसी की जान बचाने के लिए अगर आपने एक एग्रीमेंट में हाँ कर दिया है, कंसेंट दे दिया है, तो इज दिस voidable or not? Is the consent free or not? Attempt to commit suicide. Is it still an offense in IPC? Or it is an offense but it has no punishment now? It is still an offense but it has been decriminalized. Decriminalized means punishment नहीं है अब, ठीक है, मेंटल हेल्थ बिल आ जाने के बाद से, पर अभी भी ये आईपीसी में एक ऑफेंस तो है। तो अगर एक इंसान ये कहता है मैं अपने आप को जान से मार दूंगा, अगर मैं अपने आप को जान से मार दूंगा अगर तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ नहीं बोला, और आपने हाँ कर दिया, कहीं ये इंसान सुसाइड कमिट ना कर ले, तो उसने कौन सा ऑफेंस करने की धमकी दी थी? सुसाइड। सुसाइड इज नॉट एन ऑफेंस बट अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज एन ऑफेंस। तो कोर्ट ने कहा लिबरल व्यू लेना होगा, ये एग्रीमेंट भी वॉइडेबल होना चाहिए। क्लियर? हालांकि धमकी उसे सुसाइड की थी और सुसाइड इज नॉट एन ऑफेंस। सुसाइड इज नॉट एन ऑफेंस बिकॉज द पर्सन इज नॉट अवेलेबल फॉर एनी पनिशमेंट आफ्टर द सुसाइड इज ओवर। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज एन ऑफेंस। अब लेकिन उसमें भी पनिशमेंट खत्म कर दिया आफ्टर मेंटल हेल्थ बिल। क्लियर? और आगे चलते हैं। थ्रेटनिंग प्रोसिक्यूशन। अगर तुमने हाँ नहीं किया तो मैं तुम्हारे बारे में जो कुछ मुझे पता है जाकर पुलिस को बता दूंगा, कोर्ट को बता दूंगा, और उस इंसान ने हाँ कर दिया। अब बताएं क्या ये कोएर्शन है? इफ समबडी थ्रेटन्स प्रोसिक्यूशन, दरअसल जो आईपीसी ऑफेंस है इसे कई पार्ट्स हैं, इसको कई पार्ट्स में स्टडी किया जाता है। जैसे सबसे पहला पार्ट है थ्रेट टू कमिट सुसाइड। थ्रेट टू कमिट सुसाइड में क्या कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा? हाँ होगा। हालांकि सुसाइड इज नॉट एन ऑफेंस, पर देखना पड़ेगा सुसाइड ऑफेंस क्यों नहीं है, क्योंकि सुसाइड की पनिशमेंट देना पॉसिबल ही नहीं है। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज एन ऑफेंस। क्लियर? फिर दूसरा, पहला इसका पार्ट हमने पढ़ा थ्रेट टू कमिट सुसाइड। दूसरा पार्ट हमने इसका स्टडी कर रहे हैं हम थ्रेटनिंग प्रोसिक्यूशन। थ्रेटनिंग प्रोसिक्यूशन कि आई विल टेक यू टू कोर्ट, तुम्हारे बारे में जो कुछ मुझे पता है, ठीक है, मैं सब पुलिस को बता दूं। तो हाउएवर सच एन एक्ट कुड बी सो फॉरबिडन इफ इट अमाउंटेड टू, अगर ये कहा जाता है मैं तुम्हें किसी झूठे केस में फंसा के अंदर करा दूंगा, फिर कोएर्शन है, फिर कोएर्शन है। पर सिर्फ ये कहना जो कुछ मुझे पता है तुम्हारे बारे में वो सब पुलिस को बता दूंगा, ठीक है, तो ये कोएर्शन नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा अगर मैंने कहा कि आप मेरे से एग्रीमेंट करो, नहीं तो जो कुछ मुझे पता है मैं कोर्ट को, पुलिस को, सब कुछ सच बता दूंगा, सच सच बता दूंगा जो मुझे पता है। उस आदमी ने फिर आपसे एग्रीमेंट कर लिया, क्या ये कोएर्शन है? नहीं है। आपने उसे कहा मेरी बहुत चलती है, दरोगा मेरा रिश्तेदार है,
मैं तुम्हें किसी झूठे केस में फंसा के अंदर करवा दूंगा। अब ये आईपीसी एक ऑफेंस है, ठीक है। अब अगर उसने डर के मारे आपको हाँ कर दिया, एग्रीमेंट कर लिया, एग्रीमेंट इज वॉइडेबल। और अगला पॉइंट है थ्रेट टू स्ट्राइक। थ्रेट टू स्ट्राइक, जहां पर मिल में काम करने वाले वर्कर्स, ट्रेड यूनियन के मेंबर्स ने मान लो धमकी दी कि अगर आपने हमारी मांगें पूरी नहीं की तो हम स्ट्राइक पर चले जाएंगे, हम धरना देंगे, ठीक है। और मिल मालिक ने उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया, उनकी मांगें मान ली, और बाद में जब पैसे देने की बारी आई मान लो वो मुकर गया, क्या उसे वो पैसे देने होंगे जब वो माना था? आंसर इज यस। केस नंबर 2, ट्रेड यूनियन के लीडर्स ने कहा अगर आपने हमारी मांगे नहीं मांगी तो हम घेराव करेंगे, लॉकआउट करेंगे, ठीक है। हड़ताल तो करेंगे, स्ट्राइक तो करेंगे, साथ में घेराव करेंगे। अब जैसे ही वर्ड आ गया घेराव का मतलब है अंदर वाले बाहर नहीं जा सकते, बाहर वाले अंदर नहीं आ सकते, मिल के चारों तरफ घेरा डाल दिया जाएगा। अब घेराव से बचने के लिए मिल मालिक ने उनकी मांगे मान ली और एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइडेबल, क्योंकि वो अपनी जान बचाना चाहता था, मिल से बाहर जाना चाहता था, और ये अनलॉफुल डिटेंशन हो गई। तो जहां भी अनलॉफुल डिटेंशन है वो क्या हो गया? आईपीसी का ऑफेंस है। क्लियर? स्ट्राइक इज नॉट इलीगल, बट बंद इज इलीगल, बट घेराव इज इलीगल। बंद या घेराव की धमकी पर अगर आप हाँ बोल देते हैं तो एग्रीमेंट वॉइडेबल हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। बंद क्या है? सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। किसी को भारत बंद इलीगल है। बहुत बार पॉलिटिकल पार्टीज को भारत बंद के ऐलान पर हर्जाना देना पड़ा, ठीक है जी। एक बार महाराष्ट्र बंद का ऐलान शिवसेना ने किया था तो उसको भी हर्जाना देना पड़ा था। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी भारत बंद का ऐलान नहीं कर सकती। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी। चले आगे, नेक्स्ट अगले पॉइंट पर चलते हैं। सो हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल। एक इंसान ने कहा मेरी मांग पूरी करो, मेरे साथ एग्रीमेंट साइन करो, मेरी मांगे पूरी करो, नहीं तो मैं भूख हड़ताल करूंगा। इस पर आपने एग्रीमेंट साइन कर लिया। एग्रीमेंट वैलिड है या वॉइडेबल है? क्या ये कोएर्शन है? दिस इज नॉट कोएर्शन, ये कोएर्शन नहीं है। पर किस परिस्थिति में, भूख हड़ताल की किस परिस्थिति में एग्रीमेंट साइन होने के बाद वॉइडेबल माना जाएगा? कब ये कोएर्शन बन जाता है? जब वो इंसान भूख से मरने की सिचुएशन पे, मरने के कगार पर आ गया, तब वो सुसाइड होने वाला है, वो इंसान मरने वाला है। उसकी जान बचाने के लिए अगर आपने एग्रीमेंट पर साइन कर दिया, जब आप भूख हड़ताल पे बैठते हैं ये आईपीसी का ऑफेंस नहीं है, पर जब आप मरने वाले हैं वो आईपीसी का ऑफेंस बन जाता है, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। क्लियर? तो जैसे आईपीसी का ऑफेंस बन गया, फिर अगर आपने हाँ बोल दिया तो एग्रीमेंट वॉइडेबल है। अन्ना हजारे ने भी ऐसा ही भूख हड़ताल किया था, जिसकी वजह से उनको पुलिस हिरासत में लिया गया था। देन अगला आता है, हालांकि ये जो हंगर स्ट्राइक वाली बात है इसको लेकर 13th लॉ कमीशन रिपोर्ट ने लिखा था, ठीक है, कि कुछ चेंजेस आने चाहिए। कई पॉइंट्स कवर किया गया था, सिर्फ हंगर स्ट्राइक नहीं था। एक्ट्स फॉरबिडन बाय अदर पीनल लॉज other than IPC should be covered in the expression coercion. This was said by the 13th Law Commission report, जिसका पैरा 32 इसकी बात करता है। क्लियर? और इवन की जो एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 है उसमें भी इसको लेकर चेंज आना चाहिए। क्लियर? अब मैं इसको ख़त्म कर चुका हूँ। वो क्या है? अगर इंडियन पिनल कोड का कोई ऑफेंस करने की धमकी देते हैं या करते हैं और उसकी वजह से दूसरी पार्टी
साइन कर देती है एग्रीमेंट पर, तो एग्रीमेंट वॉइडेबल होता है। उसके मैंने आपको ये सब फैसेट्स डिस्कस किए। सुसाइड की धमकी तब भी थ्रेटनिंग प्रोसिक्यूशन में नहीं होगा, थ्रेट टू स्ट्राइक में एग्रीमेंट वैलिड रहेगा, इसमें वैलिड रहेगा, इसमें वैलिड रहेगा, पर इसमें वॉइड कब हो जाएगा? झूठे केस में फंसाने। इफ यू थ्रेट प्रोसिक्यूशन and the other party gives consent, consent is free, consent is valid. But if you threat to implicate the person in a false case, then if he gives his consent, then the consent is not free, then the agreement will be voidable. If you give a threat of strike and an agreement is arrived, the agreement is valid. But if you give the threat of band or gherav, that is forbidden by IPC, that is unlawful restraint and also unlawful confinement, then the consent is not free and the agreement is voidable. और सबसे पहले वाले बता दिया, agreement arrived in result of threat to commit suicide is voidable because the consent is not free. हंगर स्ट्राइक की धमकी दी और इस पर दूसरी पार्टी ने हाँ बोल दिया, वैलिड एग्रीमेंट। पर हंगर स्ट्राइक की वजह से हेल्थ बिगड़ने लगी, बंदा मरने वाला है, उसकी जान बचाने के लिए आपने हाँ बोल दिया, एग्रीमेंट इज वॉइडेबल बिकॉज द कंसेंट इज नॉट फ्री। इट बिकम्स, हंगर स्ट्राइक में जब सेहत बिगड़ गई तो अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड बन गया, पनिशमेंट बाय आईपीसी। ठीक है। और 13th लॉ कमीशन रिपोर्ट 1958 ने कहा आईपीसी से बाहर वाले क्रिमिनल लॉज भी कवर्ड होने चाहिए, सेक्शन 15 में पैरा 32 में कहा गया। कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट पॉइंट, डिटेंशन ऑफ पर्सन प्रॉपर्टी। अब मैंने कहा डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी इज द मेन पॉइंट, मगर उसके बाद स्लैश डाल के लिख दिया पर्सन। फिर मैंने कहा ऐसे देखो तो पर्सन को यहां लिखना ठीक है, ऐसे देखो तो पर्सन को यहां लिखना गलत है। क्यों कहा? क्योंकि डिटेंशन ऑफ पर्सन तो ऑलरेडी कवर हो चुका है इसमें। डिटेंशन ऑफ अ पर्सन इलीगल डिटेंशन है, वो तो आईपीसी का ऑफेंस है, तो इसलिए उसको यहां नहीं लिखना चाहिए। बेयर एक्ट में भी जो बात हुई है वो सिर्फ डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात हुई है, ना कि डिटेंशन ऑफ पर्सन की बात हुई है। लेकिन सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, डिटेंशन ऑफ पर्सन, डिटेंशन ऑफ पर्सन की पर भी अगर आप किसी के बच्चे को आपने अपने मकान में बंद कर लिया और कहा उसके फादर को साइन करो, नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं छोड़ूंगा, अपने बच्चे को फ्री कराने के लिए अगर उसने एग्रीमेंट को साइन कर दिया तो ये एग्रीमेंट क्या हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइडेबल हो गया। क्लियर? पर ये इसमें कवर होगा, ना कि डी में। डी क्या है? डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी। किसी की प्रॉपर्टी आपने अपने कब्जे में रखी है, जैसे अकाउंट बुक्स थी एक प्रिंसिपल की। ये मैं एक केस बताने जा रहा हूं, मुथिया वर्सेस करुप्पन। मुथिया MUTHIA वर्सेस करुप्पन। मुथिया वर्सेस करुप्पन 1927 मद्रास। ये डबल आर करना, KARRU सिंगल P AN, KARRU PN 1927 मद्रास हाई कोर्ट। अब एक प्रिंसिपल का एक एजेंट था, सारी अकाउंट बुक्स, सारे रिकॉर्ड्स किसके हाथों में थे? एजेंट के। और एजेंट जो है वो प्रिंसिपल को कहता है आई विल गिव यू बैक ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ईच एंड एवरीथिंग, ऑल रिकॉर्ड्स दैट आई हैव, आई विल गिव बैक टू यू ओनली ऑन वन कंडीशन, यू साइन द रिलीज लेटर that I release you from all the liabilities and all the losses। जब एक प्रिंसिपल हर प्रकार की लाइबिलिटी से मुक्त करेगा एक एजेंट को, तभी एजेंट ने धमकी दी, तभी वो देगा वापस सारी अकाउंट बुक्स और किताबें। क्लियर? सारे रिकॉर्ड, सारे वाउचर्स। और एक हाथ दे एक हाथ ले की बात हो रही थी। क्लियर?
प्रिंसिपल तैयार हो गया, ओके, उसने साइन किया, मैं आपको डिस्चार्ज रिलीज करता हूं सभी लाइबिलिटीज से, और उसने दूसरी तरफ सारे अकाउंट बुक्स, रिकॉर्ड्स, वाउचर्स, इनवॉइसेस थमा दिए। एक हाथ दे एक हाथ ले, हो गया। जब बाद में प्रिंसिपल ने सारी अकाउंट बुक्स को खंगाला तो पता चला कई लाखों रुपए एजेंट से लेने बनते हैं। उसने एजेंट को रेप्रिमांड किया, कहा ये पैसे तो कहता आपने रिलीज लेटर दिया हुआ है, आप पहले कह चुके हैं हर प्रकार की लाइबिलिटी से मैं इस एजेंट को मुक्त कर रहा हूं, क्या अब प्रिंसिपल पैसे ले सकता है? हाँ ले सकता है। क्यों? वो प्रॉपर्टी, वो अकाउंट बुक्स, वो वाउचर्स, वो इनवॉइसेस किसकी प्रॉपर्टी थे? प्रिंसिपल के। Agent was holding them in the capacity of an agent of the principal. He was representing the principal. वो प्रॉपर्टी प्रिंसिपल की थी, प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी को इलीगली डिटेन किया हुआ था एजेंट ने, जिसकी वजह से उसको एग्रीमेंट पे साइन करना पड़ा कि आई हियर बाय रिलीज यू, उसको कंसेंट देना पड़ा, आई हियर बाय रिलीज यू। तो ये कंसेंट फॉल्टी है, ये कंसेंट फ्री नहीं है, ये रिलीज लेटर जो है, ये एग्रीमेंट जो है, ये वॉइडेबल है। क्लियर? देन थर्ड पार्टी, अगर थर्ड पार्टी को कोई नुकसान पहुंचाने का आप धमकी देते हैं कि मैं तुम्हारे बच्चे को, तुम्हारी वाइफ को, तुम्हारे दोस्त को, तुम्हारे माँ बाप को जान से मार दूंगा, चोट पहुंचाऊंगा अगर तुमने हाँ नहीं किया, और आपने डर के मारे हाँ कर दिया, एग्रीमेंट वॉइडेबल, कंसेंट इज नॉट फ्री। और अब इसको समझते हैं ओ ऑब्जेक्ट। एक था आदमी ए, एक था आदमी बी, ये दोनों साथ में पढ़ा करते थे। क्लियर? और ए ने बी को एक बार शराब पीकर दोनों दोस्त लड़ पड़े, और ए ने बी को कहा तुझे जान से मार दूंगा, मैं तेरा सर फोड़ दूंगा, मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा, डैश डैश डैश, लड़ पड़े। इसका वीडियो बन रहा था, सबूत हाथ में आ गया बी के। ये बात है सन 2000 की, मगर अगले दिन शराब उतर गई। क्लियर? या ये भी कह लो बिना शराब के पूरे होशो आवाज में इसने, ए ने बी को धमकाया कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, पर अगले दिन बाकी दोस्तों ने दोनों के बीच में सुलह करा दी और ये फिर से पक्के दोस्त हो गए, और कई सालों तक, 10 साल तक साथ घूमने लगे। 2000 से 2010 तक For 10 years they were best friends। फिर उसके बाद इनकी पढ़ाई खत्म हुई, दोनों ने अपना अपना कारोबार शुरू किया, और सन 2019 में दोनों के बीच में एक डील हुई कि बी की प्रॉपर्टी ए खरीदेगा 10 करोड़ में। क्लियर? बाद में बी को समझ में आया मेरी प्रॉपर्टी 10 करोड़ की नहीं 15 करोड़ की है। अब वो मुकर जाना चाहता है, अब वो ही वॉन्ट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज वर्ड्स। एक दिन अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप की जब वो सफाई कर रहा था, वो देखता है कि बड़ा पुराना 20 साल पुराना वीडियो दिखाई दिया जिसमें ए उसे धमका रहा है तो मैं जान से मार दूंगा। पॉइंट मिल गया, क्वेश्चन कि हमारे बीच में अब 2019 में जो एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, जो एग्रीमेंट हुआ है, द कंसेंट इज नॉट फ्री। ए ने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी, ठीक है, और मैंने अब उसे एग्रीमेंट किया है, तो माय कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय क्वेश्चन, आईपीसी की धमकी। क्या ये प्ली मेंटेनेबल है? नहीं, दोनों डिस्टिंक्ट हैं, टाइम गैप बहुत ज्यादा बड़ा है। समझ में आया? जो धमकी दी गई है वो इसलिए दी गई थी ताकि वो इंसान एग्रीमेंट में हां कर दे, तब, और उसकी वजह से हां हुई है, सिर्फ तभी क्वेश्चन अप्लाई होगा। ये बेरेट में भी लिखा हुआ है, बेरेट में जहां सेक्शन 15 है उसमें लिखा हुआ है कि वो इंसान शायद हाँ ना बोलता अगर ऐसा कुछ ना हो। ये सेक्शन 14 में है, सॉरी, ये सेक्शन 14 की लास्ट लाइन है। कंसेंट इज सेट टू बी सो कॉज्ड व्हेन इट वुड नॉट हैव बीन गिवन बट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सच कोएर्शन। कि ए ने ऑफर किया
कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी 10 करोड़ में खरीदना चाहता हूं। बी ने हाँ नहीं बोलना था, पर उसने इसलिए हाँ बोला क्योंकि 20 साल पहले उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी। अगर यह बात सच है सिर्फ तभी माना जाएगा कंसेंट इज नॉट फ्री। समझ में आया? पर यहां तो ऐसा नहीं हुआ, वो तो उसके पक्के दोस्त बन गए थे, अब तो उस धमकी का असर खत्म हो गया था। समझ में आ गया? वो तो बचपन की वैसी छोटी सी लड़ाई थी। तो इसलिए देयर इज नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन दैट थ्रेटनिंग, दैट धमकी एंड दिस एग्रीमेंट, देयरफॉर दिस एग्रीमेंट इज वैलिड। क्वेश्चन अप्लाई नहीं होता। The object of threatening must be to obtain the consent of the other party. Here, the object of threatening was not to obtain the consent of B. Therefore, this is not coercion. The agreement is valid. Is my point clear? अब आता है ये वाला aspect, the difference between duress and coercion, English law versus Indian law. Duress जो है वो इंग्लैंड का यानी इंग्लिश लॉ का कॉन्सेप्ट है, और कोएर्शन जो है वो इंडियन लॉ का कॉन्सेप्ट है। अब ये किस जजमेंट में कोर्ट ने ये 5 पॉइंट हमें दिए थे? जजमेंट का नाम करुपैयम्मल वर्सेस करुपिया पिल्ले 1987 मद्रास। अब रेस्ट टू आईपीसी। इंडिया में जो कोएर्शन है दैट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द ऑफेंसेस कवर्ड अंडर इंडियन पिनल कोड, whereas duress is wider. Duress जो है it is not restricted to IPC. It is with regard to any sort of criminal behavior. तो इस हिसाब से देखा जाए तो duress is wider and coercion is narrow. पर कुछ ऐसे भी एस्पेक्ट्स हैं जहां coercion is wider and duress is narrow. जैसे सेकंड पॉइंट देखो, threat डायरेक्टेड टू थर्ड पार्टी। इंडिया में थर्ड पार्टी को नुकसान पहुंचाने की धमकी की वजह से अगर आपने हाँ बोल दिया है, कंसेंट दे दिया है, तो ये कोएर्शन है, तो ये कंसेंट फ्री नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। बट इन इंग्लैंड ड्यूरेस मस्ट बी डायरेक्टेड अगेंस्ट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट और हिज वाइफ, चाइल्ड, पेरेंट और अदर नियर रिलेटिव। पड़ोस के वर्मा जी को मार दिया जाएगा, या फिर चंडीगढ़ शहर के सभी स्कूलों में जाके फायरिंग करके छोटे छोटे बच्चों को मार दिया जाएगा अगर तुमने ये एग्रीमेंट मेरे साथ नहीं किया। इंसान को लगा छोटे छोटे बच्चे मरेंगे, इससे अच्छा मैं अपनी प्रॉपर्टी सस्ते में बेच देता हूँ। उसने एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। उसको यह भी नहीं पता था किन बच्चों को मारने की धमकी दी जा रही है। क्या यह कोएर्शन है? हाँ है। पर क्या यह ड्यूरेस है? नहीं है। ड्यूरेस ये केवल तब होता, वो कहते हैं हम तेरे बच्चे को मार देंगे, हम तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हारी वाइफ को मार देंगे, या तुम्हारे पेरेंट्स को मार देंगे, या तुम्हारे नियर रिलेटिव को मार देंगे। ड्यूरेस में एक्ट यानी कि ऑफेंस इंफ्लिक्टेड अपॉन, इंजरी इंफ्लिक्टेड अपॉन पर्सन, वाइफ, पेरेंट्स, चिल्ड्रन और नियर रिलेटिव होता है, पर कोएर्शन में एनी थर्ड पार्टी। अब आता है थर्ड पॉइंट, थ्रेट अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अगर तुमने हाँ नहीं बोला, एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया, तो हम तुम्हारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, तुम्हारी कार को आग लगा देंगे, तुम्हारे घर के शीशे तोड़ देंगे। ठीक है, ये सब कुछ कोएर्शन है, पर यह ड्यूरेस नहीं है। ड्यूरेस इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एक्ट और थ्रेट्स अगेंस्ट द पर्सन एंड नॉट अगेंस्ट हिज प्रॉपर्टी। तो इस तरह से कोएर्शन इज वाइडर एंड ड्यूरेस इज नैरो इन दिस पॉइंट। इसके ऊपर वाले पॉइंट में भी कोएर्शन इज वाइडर एंड ड्यूरेस इज नैरो। 3 पॉइंट हो गए हैं। रेस्ट्रिक्ट टू आईपीसी, थ्रेट डायरेक्टेड टू थर्ड पार्टी, थ्रेट अगेंस्ट प्रॉपर्टी, और सेकंड लास्ट पॉइंट आ गया थ्रेट बाय थर्ड पार्टी। ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और बी को पता भी नहीं, कोई थर्ड पार्टी बी को फायदा पहुंचाने के लिए ए पर दबाव बनाता है। ए अपनी जान से हाथ धो बैठोगे, ए तुम्हें जान से मार दिया जाएगा अगर तुमने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। तुम कौन? मैं बी का शुभ चिंतक हूं, पर आप बी को बताएंगे नहीं कि मैंने आपको बी से ये एग्रीमेंट साइन करने को कहा है। समझ में आया? और ए डर जाता है,
अपनी जान बचाने के लिए वो बी से एग्रीमेंट साइन कर लेता है। क्लियर? तो क्या ये क्वेश्चन है? हाँ है। इन इंडिया क्वेश्चन मे बी अ थ्रेट बाय थर्ड पार्टी, बट इन इंग्लैंड ड्यूरेस हैज टू बी, in duress the threat has to be by the party to contract or by a third party with the knowledge of the party to contract। यानी कि duress में क्या है, A और B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और B का कोई दोस्त B की नॉलेज से वो A को धमकाता है कि तुम्हें B से कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, नहीं तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। B को पता है ए जो मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसमें ए पर इलीगल दबाव मेरे दोस्त जेड ने बनाया हुआ है, फिर भी वो एग्रीमेंट साइन कर रहा है इससे, तो ये ड्यूरेस है इंग्लैंड में। ड्यूरेस इन इंग्लैंड में दो चीजें होनी जरूरी है, या तो थ्रेट बाय अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हो या थ्रेट बाय अ थर्ड पार्टी विद द नॉलेज ऑफ द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हो। समझ में आया? तो यहां पर इंडिया में क्या है, थ्रेट बाय अ थर्ड पार्टी विदाउट द नॉलेज ऑफ द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट भी कोएर्शन कॉन्स्टिट्यूट करता है। कोएर्शन है, कंसेंट इज नॉट फ्री, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। इज माय पॉइंट क्लियर? और इसके आगे चलते हैं, लास्ट पॉइंट पर हम आ रहे हैं। ड्यूरेस में इमिनेंट डेंजर होना जरूरी है, साइन करो नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन कोएर्शन, अगर इंग्लैंड में कोई कहता है, इंग्लैंड में किसी ने ए को कहा अगर तुमने बी के साथ एग्रीमेंट नहीं किया, अब से ठीक 5 साल के बाद तुम्हें तुम्हारे बीवी बच्चों को जान से मार दिया जाएगा। डर के मारे ए ने साइन कर लिया बी के साथ एग्रीमेंट। क्या ड्यूरेस है? नहीं है, बिकॉज देयर वॉज नो इमिनेंट डेंजर। 5 साल बाद क्राइम तुम्हारे साथ होगा, यह कहा गया था। फिर भी अगर वो डर के साइन कर रहा है, वो आदमी गलत है। उसको पुलिस के पास, उसको लीगल मशीनरी के पास जाना चाहिए था, कोर्ट जाना चाहिए था, पुलिस के पास जाना चाहिए था, कंप्लेंट करनी चाहिए थी कि मुझे धमकी आ रही है कि 5 साल के बाद मेरे साथ एक ऑफेंस होगा, और लीगल मशीनरी वहां उसकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करती। लेकिन इंडिया में अगर ये धमकी मिलती है, ए को धमकी मिलती है कि वो बी के साथ एग्रीमेंट साइन कर ले, अगर नहीं करती है तो अब से 10 साल के बाद उसको और उसके परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। इस डर की वजह से ए ने बी के साथ एग्रीमेंट कर लिया, एग्रीमेंट वॉइडेबल है, ये कोएर्शन है। एक देश की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, एक देश के क्राइम रेट से ये प्रभावित होती है बात, इसलिए यहां पर शायद ये सही है, तो ये जायज भी है यहां। क्लियर? तो इस तरह से भी देखा जाए तो कोएर्शन इज वाइडर देन ड्यूरेस। इज माय पॉइंट क्लियर? यहां पर कंप्लीट होता है सेक्शन 15। दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 15, दैट इज कोएर्शन। आपका फर्स्ट फैक्टर विशिएटिंग कंसेंट आउट ऑफ द 5 फैक्टर्स। 5 फैक्टर हैं: कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। मिस्टेक सबसे बड़ा फैक्टर है जिसको डिटेल में स्टडी किया जाता है बहुत। ये पहला फैक्टर है सेक्शन 15। आज हमने किए हैं 3 सेक्शंस, सेक्शन 13, 14, 15। ओके, थैंक यू।